हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जामिनेशंस भी उसी लेवल के जा रहे होंगे, राइट? सो मैं सीए नेहा बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडलिंक इस यूट्यूब सीरीज में, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर मिल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करने के लिए। आज है हमारा डे 15 या फिर आई गेस 16, जहाँ पर हमारा जो टारगेट था प्लस 1500 एमसीक्यूज कवरिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स, वो डिस्कस करने के लिए उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर एएफएम के पर्पज से आपके मोर देन 500 एमसीक्यूज डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एंड अभी भी एग्जामिनेशन को कुछ 3 से 4 दिन बचे हैं, तो इसमें भी हम और भी एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो बताइए एक बार, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? ऑडियो वीडियो बोथ? ऑलराइट, तो अब हम शुरुआत कर सकते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। आई अंडरस्टैंड आप लोगों की एग्जामिनेशंस ऑनगोइंग है, आप हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम अलॉट कर रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी डेली बेसिस पर ये वीडियोस इसीलिए ला रही हूँ कि बाय चांस आप कोई भी स्विच करना चाहें, पर्पस रिवीजन हो, चाहे आप एक सब्जेक्ट से बहुत मोनोटोनस फील कर रहे हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम देना चाहें, तो आपके लिए कंटेंट बिल्कुल तैयार हो। एंड आई वुड स्ट्रिक्टली रेकमेंड कि आप इस वक्त कुछ भी नया ना पढ़ें। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जिस चीज को आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, आप उन्हीं के फर्दर रिविजन्स या फर्दर क्वेश्चंस देखें, क्योंकि इस वक्त पर स्टूडेंट्स अगर आप कुछ नया देखते हैं, नया पढ़ते हैं, तो हो सकता है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। इन केस को समझने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज हो जाएगा। इसलिए इस तरह का कोई भी रिस्क हमें नहीं लेना है। एंड ऑलरेडी हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सो नो वरी। अगर आपने हमारे पेड कोर्सेज अटेंड किए या फिर आपने यूट्यूब की जो सीरीज थी रिवीजन पर्पस से, जब शॉर्ट लेंथ की वीडियोस डाल रहे थे, अगर आपने वो अटेंड की है, सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होगा कि हमारा कुछ छूट गया है। रही बात बाकी मॉड्यूल्स के कंपैरिजंस की, तो मॉड्यूल ए और बी में से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि डेली एमसीक्यूज में उनका वेटेज ज्यादा रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं अब आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। मैं चाहूंगी कि आप लोग लाइव चैट में अपने आंसर्स पिन करें, जिससे कि आपका पर्सनल लेवल पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि हाँ, आपने भी पार्टिसिपेट किया और यस, आपको भी आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एंड हाँ, प्लीज कैलकुलेटर्स लेकर ही बैठिएगा। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, आंसर पहले आप करेंगे, नेहा मैम बाद में बताएंगी। ओके, पहला क्वेश्चन, सर थ्योरी क्वेश्चन। If the petty cash book is treated as merely a subsidiary book of accounts, rupees 78 paid by the cashier to restore the petty cash balance to the level of the imprest should be accounted for as cash. पहले तो याद कर लीजिए कि imprest कैश बुक क्या थी, पेटी कैश बुक क्या थी। पेटी कैश बुक यानी कि अगर कोई छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं जो कैश एक्सपेंसेस हैं, तो कैश बुक में उनकी एंट्री बार बार ना करके आप कंसोलिडेटेड एक एंट्री कर देंगे पूरे दिन की, और उस पूरे दिन का रिकॉर्ड आप जिस बुक में मेंटेन करेंगे उसे कहा जाएगा पेटी कैश बुक। एम आई राइट? अब पेटी कैश बुक में भी कुछ 2 या 3 तरीके थे, जिनमें से एक था आपका इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपको एक दिन में सपोज कैशियर आपका फर्म का डेली एक्सपेंस मान लीजिए अराउंड 500 हो जाता है, तो कैशियर हमेशा शुरुआत करेगा 500 रुपीज के डेबिट बैलेंस, यानी कि वो सुबह मेक श्योर करेगा कि उसके पास 500 रुपये मौजूद हैं। वो पूरे दिन की स्पेंडिंग कर लेगा, और सपोज दिन के एंड में 380 रुपीज खर्च हो जाते हैं और 120 रुपीज बच जाते हैं, तो अगले दिन का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो 120 नहीं होगा, वो 120 प्लस 380 होगा, जिससे कि वो वापस 500 पर आ जाए। एम आई राइट? क्या अब आपको याद आ गया पेटी कैश बुक का इंटरेस्ट सिस्टम क्या था? वो यही था कि हर दिन आपको उतना ही रिस्टोर करना है जितना आपने प्रीवियस डे में स्पेंड किया है, ताकि आपका ओपनिंग बैलेंस उतना ही रहे जितना आप हमेशा से लेकर चले थे, 500 रुपए का। राइट स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। पेटी कैश बुक अगर एक नियरली सब्सिडियरी बुक की तरह ट्रीट की जा रही है और रुपीज 78 दिए गए हैं कैशियर को इस बैलेंस को रिस्टोर करने के, यानी इस 380 की जगह मान लीजिए 78 की ही कमी थी, उतने दे दिए गए हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट पेटी कैश बुक एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, डेबिट पेटी कैश अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, डेबिट पेटी कैश अकाउंट एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट पेटी कैश अकाउंट।
जो कैश दे रहा है उसके लिए क्या हुआ था, कैश तो गया ना, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू में तो कैश आना चाहिए, क्रेडिट कैश आना चाहिए, क्रेडिट कैश आना चाहिए, क्रेडिट बैंक नहीं आना चाहिए, क्रेडिट पेटी कैश नहीं आना चाहिए। सो ऑप्शन सी और डी हो जाते हैं रूल आउट। डेबिट क्या होना चाहिए, बैलेंस कहाँ आया है, पेटी कैश बुक में आया है, लेकिन डेबिट पेटी कैश बुक अकाउंट या डेबिट पेटी कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेटी कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट। बिल्कुल इजी था। Next question. When drawing up a bank reconciliation statement, if you start with a credit balance as per the passbook, the unpresented checks should be dash. अब इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने बहुत बार एग्जाम्पल्स के थ्रू देखे थे। अब तक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको अपना स्टार्टिंग बैलेंस दे दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। पासबुक कौन सी होती है, जो बैंक की बुक है। बैंक की बुक में क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, यानी आपके अकाउंट में एक पॉजिटिव बैलेंस है। कहीं ना कहीं आपकी कैश बुक में भी एक पॉजिटिव बैलेंस होगा। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो कौन से चेक्स होते हैं, वो चेक्स जो आपने कैश बुक में तो इशू कर दिए, यानी कैश बुक में तो आपने बैलेंस कम कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में वो जमा नहीं हुए, प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। तो रिकंसिलिएशन के दौरान आप उसे क्या करेंगे, सेम इफेक्ट देंगे जो आपने कैश बुक में ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि अब आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, पासबुक। आपने शुरुआत की है पासबुक से, तो पासबुक में जो जो इफेक्ट्स नहीं दिए गए थे वही आप देंगे। यहाँ पर वो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो कि कैश बुक में माइनस दिखाए जा चुके हैं, तो वो पासबुक में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, जिससे कि आपका पासबुक और कैश बुक का बैलेंस बिल्कुल टैली हो। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थ्योरी क्वेश्चन। अ पासबुक इज अ कॉपी ऑफ डैश। अब ये तो एक्सट्रीमली बोनस लेवल क्वेश्चन जो होता है ना वो है, क्या होगा, पासबुक क्या होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट सॉल्यूशन, अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स, राइट। आपका अकाउंट जो कि बैंक की बुक्स में दिख रहा है वो हो जाता है आपका पासबुक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाई टर्नओवर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल which implies a very short day sales outstanding could indicate that the firm dash। ये आपके रेशियो एनालिसिस से जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत लॉजिकल भी है। पढ़िए एक बार दोबारा। हाई टर्नओवर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि आपके जो क्रेडिट सेल्स हैं उनसे आपको बार बार पैसे मिल रहे हैं, विच इम्प्लाइज अ वेरी शॉर्ट डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि बहुत कम दिन तक आपकी क्रेडिट सेल्स आउटस्टैंडिंग रहती हैं, आपको फटाफट रियलाइज हो जाता है। तो उससे इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो साबित होती है, पहला, हैज अ रिलैक्स या लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी। आपकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत लीनियंट है क्या, इससे ये पता चल रहा है। ऑफर स्मॉल डिस्काउंट, आप कम डिस्काउंट देते हैं क्या, इससे ये पता चल रहा है। Uses a lockbox system, synchronizes cash flows and has short credit terms. And option D says it has an inefficient credit and collection department. ऑप्शन डी तो रूल आउट हो चुका है, वो बोल रहा है कि आपका क्रेडिट सिस्टम इनएफिशिएंट है और बहुत स्लो चलता है। स्लो तो नहीं चलता, अगर बार बार पेमेंट आ रही है मतलब सिस्टम में तो कोई खराबी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बोलता है कि आपकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत रिलैक्स्ड है, यानी कि आप आराम से पेमेंट्स लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी नहीं होती तो आपको क्यों जल्दी जल्दी पेमेंट्स आते हैं, ये भी नहीं होने वाला है। ऑफर स्मॉल डिस्काउंट, आप कम डिस्काउंट देते होंगे इसलिए, तो आप कम डिस्काउंट देंगे तो आपके कस्टमर्स आपको जल्दी जल्दी पैसे देंगे। ऑप्शन बी भी नहीं है, तो बचता है ऑप्शन सी। रही बात टर्म्स, तो देखिए सबसे भारी टर्म्स ऑप्शन सी में यूज हुए हैं, लॉक बॉक्स सिस्टम, सिंक्रोनाइजेस कैश फ्लोज, और जो मुझे समझ आया, जो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, पढ़ते दौरान भी देखा था, वो है ये लाइन। इस फ्रेज को पढ़ते ही मुझे क्लिक हो गया कि आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। शॉर्ट क्रेडिट टर्म्स, यानी कि आपकी क्रेडिट टर्म्स इतने कम पीरियड की हैं कि आपके डेटर्स को फटाफट पेमेंट रिलीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। अब इनमें से कौन से एरर्स ऐसे हैं जो कि दो या उससे ज्यादा अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं।
एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन यानी कि आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ना आपने डेबिट रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, दो अकाउंट अफेक्ट हो गए। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल यानी कि आपने अपनी समझ के हिसाब से उसे दूसरे लेजर में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि आपकी समझ में थोड़ा खोट था। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या आपको याद आ रहा है? जब हम मशीनरी को फर्म में या फैक्ट्री में ला रहे हैं, उस पर जो वेजेस लग रहे थे, मजदूरों को जो हमने पेमेंट की थी, उसे हमने डाल दिया वेजेस टू कैश में इंस्टेड ऑफ मशीनरी टू कैश। तो ये क्या था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अगेन यहाँ पर दो अकाउंट्स अफेक्ट हो गए, वेजेस अकाउंट में गलती से चला गया और मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए था, वो गया ही नहीं, तो अकाउंट यहाँ पर भी अफेक्ट हुए। एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, अब आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, राम से पैसे मिले आपने श्याम में डाल दिए, तो राम और श्याम दोनों अफेक्ट हो गए। जब आप इस एंट्री को सुधारेंगे तो आपको राम और श्याम दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सीधी सी बात है, आंसर हो जाता है ऑल द थ्री। इस तरह से आपको जाना है इस क्वेश्चन में, ना कि डायरेक्ट ऑल ऑफ द अबव देखकर मैनिपुलेट हो जाना है और सीधा उसे टिक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? 2 मिनट भी नहीं। तो आपने जल्दबाजी क्यों करनी है? ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन हियर, लेकिन वो हर केस में नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, जस्ट 2 मिनट पहले। तो प्लीज आप लोग मुझे आंसर बताइए, इनमें से एरर ऑफ प्रिंसिपल कौन सा है? इन चारों ऑप्शंस को देखिए एंड टेल मी विच इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। 5,000 रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू रामू गॉड, टर्म्स भी सेम है। देखिए मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, पर क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? ये हो जाता है एरर ऑफ पोस्टिंग इनटू अ रॉन्ग अकाउंट। फिर ₹5,000 incurred on installation of new plant debited to traveling expenses. ऑप्शन सी बोलता है 500 paid for wages debited to salary. ऑप्शन डी बोलता है 500 being purchase of raw material debited to purchase account, और वो भी 500 नहीं बल्कि 50 रुपए। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है इनमें से? सभी एरर है, लेकिन प्रिंसिपल वाला एरर कौन सा है वो बताइए। प्रिंसिपल, लेट मी नो स्टूडेंट्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है इसमें? प्रिंसिपल यानी कि आपकी समझ में जो गड़बड़ी थी वहां से ये एरर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर आपकी समझ में गड़बड़ी आपको कौन से केस में दिखाई दे रही है? ऑप्शन ए तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि वो था पोस्टिंग इनटू अ रॉन्ग अकाउंट। ओके, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी ये था कि अगर आपने नया प्लांट लाया है, उसे आप इंस्टॉल करा रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो भी खर्चे होंगे वो प्लांट में कैपिटलाइज होने चाहिए, ना कि उस रिस्पेक्टिव कॉस्ट में। तो ये हो जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। ये सेम एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था लास्ट क्वेश्चन में। फिर 500 पेड फॉर वेजेस डेबिटेड टू सैलरी, हाँ ये भी एरर है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल की कोई दोष नहीं है, राइट? इसमें प्रिंसिपल का कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। ये हो जाता है आपका एरर ऑफ कमीशन, जैसा कि आपका ऑप्शन ए वाला एरर था, बिल्कुल उसी तरह से। एंड ऑप्शन डी ये बोल रहा है कि आपने परचेजेस किए और आपने उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। रॉ मटेरियल की परचेज किस में आनी चाहिए? वो परचेजेस में डाला, वो करेक्ट है, लेकिन अमाउंट 500 की जगह 50 आपने डाला, तो ये हो जाता है अगेन आपका एक एरर, लेकिन ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता, ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट, ए लेंट ₹6,000, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्लीज कैलकुलेटर्स लेकर बैठिए। A lent ₹6,000 to B for 3 years and ₹7,000 to C for 4 years. मतलब A ने B को भी पैसे दिए हैं, A ने C को भी पैसे दिए हैं। ठीक है, अलग अलग अमाउंट दिया है और पीरियड भी अलग अलग है जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब हमें प्रिंसिपल पता है, हमें टाइम पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? अब आपको रेट भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट है। At the same rate of interest and receive 4,600 in all from both of them as interest.
आपको बताया जा चुका है कि सिंपल इंटरेस्ट पर फंड्स दिए गए हैं, लेकिन किस रेट पर दिए ये आपको नहीं पता। दूसरा, आपको टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, यानी कि बी से और सी से दोनों से आने वाला इंटरेस्ट अमाउंट भी दे दिया गया है, वो है 4600। तो अब आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे आप इसे बताइए। अब स्टूडेंट्स इसके दो तरीके हैं, आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड हो जाता है आपका क्वेश्चन से आंसर तक जाने वाला, राइट, कि आपको जो क्वेश्चन में मिसिंग है आप फॉर्मूला बनाएं, नॉर्मल अरिथमेटिकल जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो फॉलो करें, या फिर आंसर से क्वेश्चन पर जाएं हिट एंड ट्राई करके, कि आप कैलकुलेटर पर सीधा कर लें कि 6000 इंटू 12% इंटू 3 प्लस 7000 इंटू 4 इंटू 12%, तो अगर वो 4600 आ जाए तो आपको अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर दूसरा मेथड भी काफी फीजिबल है। जहां तक सिंपल इंटरेस्ट की बात है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ए लेंस टू बी, तो मैं यहाँ पर बी लिख दूं, बी से कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो प्रिंसिपल कितना है बी को, 6000, रेट नहीं पता, टाइम 3 years, मिल गया आपको, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। सो ये हो जाएगा आपका 6000 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, यानी कि 180 आर। ओके, फिर सी से कितना इंटरेस्ट आने वाला है, सेम उसी तरह 7000 दिए गए हैं, रेट नहीं पता, और टाइम 4 years, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। ओके, अब क्या आपको इन दोनों का टोटल क्वेश्चन में दिया गया है, टोटल ऑफ बोथ द इंटरेस्ट, यस 4600, बस अब आर की वैल्यू आपको मिल गई, 180 प्लस 280 कितना हो जाता है 460, और ये लो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल आपके सामने है, वो है 10%। इतना इजी था ये, अदरवाइज आप हिट एंड ट्राई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज डू मैच, यहाँ पर कौन सी पार्टीज करेक्टली मेंशन की गई है। देखिए ऑप्शन डी भी एग्जिस्ट करता है, नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर प्लीज तुक्का मारने वाली गलती मत करना, हो सकता है तीनों रॉन्ग हो, या हो सकता है तीनों में से कोई एक सही हो। बताइए, ड्रॉवर पे ही ड्रॉई। अब ये आगे आप पढ़ें इससे पहले आप अपना एग्जाम्पल खुद फॉर्म कर लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सकती है। जो मेथड हम हर केस में लेते थे कि एक्स ने गुड्स सेल किए वाई को, एक्स हो जाता है सेलर, वाई हो जाता है परचेजर या बायर, पैसे किसको चुकाने हैं, वाई चुकाएगा पैसे, किसको चुकाएगा, एक्स को चुकाएगा। तो वाई के लिए कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी हो जाती है, बिल्स पेएबल, क्योंकि उसने सामान खरीदा है। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले हैं। हमेशा बिल ड्रॉ कौन करता है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ड्रॉई या ड्रॉवर। स्टूडेंट्स याद कीजिए ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्लास के दौरान भी, ये सेम एग्जाम्पल दिया था, इसी तरीके से दिया था। और अब मुझे ये बताना है कि एक्स ने अगर बिल बनाया है तो एक्स कौन हुआ, ड्रॉवर, और वो वाई को ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें मुझे पेमेंट करना है। वाई कौन हो जाता है, ड्रॉई, जो प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा। तो एक्स इज योर ड्रॉवर, वाई इज योर ड्रॉई। अब पेई बताइए कौन होता है, इन दोनों में से ही एक जन पेई है। पेई वो होता है जिसे पैसे मिलने वाले हैं, तो पेई हमेशा अक्सर आपका ड्रॉवर ही होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं तीनों केसेस। ड्रॉवर इज द पर्सन हु ऑर्डर्स द अदर पर्सन टू मेक पेमेंट। ड्रॉवर हमारे केस में एक्स है, उसने ऑर्डर किया वाई को कि तुम मुझे पेमेंट करो, तो ये सही है। पेई द पर्सन हु इज टू मेक पेमेंट, जो पे करने वाला है वो पेई, जिसे पेमेंट मिलने वाली है वो पेई होता है। ड्रॉई कौन होता है, द पर्सन हु इज टू रिसीव द पेमेंट, नो, ड्रॉई वो होता है जिसको पेमेंट करनी है। तो ये भी इनकरेक्ट, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे तो ये काफी इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when banks sell third party products such as insurance, mutual funds, etc., as agents, the responsibility for ensuring compliance with KYC, anti money laundering या CFT regulations, फिर वो किसकी हो जाती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक अगर एक एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं किसी और के
प्रोडक्ट्स आपको सेल कर रहे हैं इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स के, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसकी होती हैं? पहला ऑप्शन बोल रहा है बैंक की, जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। सेकेंड बोल रहा है उस थर्ड पार्टी इशूअर की, जिसके लिए वजह से या जिसके बिहाफ पे आप बेच रहे हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है दोनों की, बैंक की भी और उस पर्सन की भी। फोर्थ ऑप्शन बोलता है डिपेंड्स ऑन वेदर द कस्टमर पेज द मनी इन कैश और अदरवाइज। अब कस्टमर कैसे भी किसी भी मोड से पेमेंट करे, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पर कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ऑप्शन डी को आप रूल आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ऑप्शन ए, बी और सी का खेल है। बताइए मुझे, स्टूडेंट्स आप बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इस चीज की जानकारी होगी। बताइए। मैं देख पा रही हूँ या तो आंसर ए आ रहा है या आंसर सी आ रहा है। बी तो कोई नहीं बोल रहा, तो यू आर करेक्ट, ऑप्शन बी नहीं होने वाला है। ऑप्शन ए या सी में से क्या होने वाला है? कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सेफ प्ले किया, उन्होंने सी ऑप्शन लिया। यानी कि बैंक की भी है और उस थर्ड पार्टी इश्यूर की भी है, और वो बिल्कुल सही जवाब है। बैंक अगर उस प्रोडक्ट को बेच रहा है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन बैंक किसके बिहाफ पर बेच रहा है उसकी भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर इज क्रेडिटर या डेटर इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब इनमें से किस ट्रांजैक्शन में बैंक और कस्टमर की रिलेशनशिप एक डेटर और क्रेडिटर वाली होती है? आज आप देख पा रहे होंगे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन ही है, अब तक हमने एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशंस में आएंगे। लेकिन रही बात थ्योरी की, उसका स्कोप बहुत बड़ा है। यानी कि एक छोटी सी लाइन पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि आप उन थ्योरी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहें। तो आइए, अब थ्योरी क्वेश्चंस में भी हमें अपना मन लगाना होगा। सिर्फ मन लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसे मेमोराइज भी करना पड़ेगा, स्टार मार्क भी करना पड़ेगा, और अगर जो हम कहीं अटकेंगे तो हमें उसका स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए इन तीनों केसेस में से क्रेडिटर और डेटर की रिलेशनशिप कौन से केस में स्टैब्लिश होती है? ऑप्शन वन बोल रहा है लोन फ्रॉम बैंक, किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया तो उन दोनों के बीच में क्रेडिटर और डेटर वाली रिलेशनशिप हुई। ऑप्शन बी बोलता है इशू ऑफ ड्राफ्ट। ऑप्शन सी बोलता है डेबिट बैलेंस इन सीसी या ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो इन तीनों में से कौन से में आपका क्रेडिटर और डेटर वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है? ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है, जो कि आपको बहुत आसानी से गुमराह करने के लिए यूज किया जा सकता है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या ऑल ऑफ द अबव? 1 और 3 का तो नेचर भी सेम है। देखिए, दोनों ही एक तरह से लोन है। कस्टमर ने बैंक से लोन लिया या कस्टमर ने ओवरड्राफ्ट लिया, दोनों में ही कस्टमर को पे करना ही करना है बैंक को। तो ये हो जाने वाला है क्रेडिटर डेटर वाला, यानी कि 1 और 3 तो पक्का है। अब 2 का बताइए, आंसर बी या डी हो सकता है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। इशू ऑफ ड्राफ्ट से कोई भी रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश होती है जब तक वो ड्राफ्ट एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी आएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैश। अब कैश फ्लो का तो हमने पूरा चैप्टर देखा हुआ है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। उसमें में आपको पता चल चुका था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, बोथ या नन? इट्स बोथ ए एंड बी। अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया तो सॉरी, यू आर रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी बोथ। क्योंकि बी में बताया जा रहा है स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश। आपका कैश कहाँ कहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है ये आपको बताता है कैश फ्लो। अलग अलग एक्टिविटीज से बाइफिकेशन मिल जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना खर्च हुआ, इन्वेस्टिंग में क्या सिचुएशन है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या पोजीशन है। तो आपको अलग अलग जगह से वेरिएशन भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म बाय द म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, व्हाट काइंड ऑफ अग्रीमेंट इज? पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है म्यूचुअल अग्रीमेंट से, किस टाइप के अग्रीमेंट को यहाँ पर मान्य रखा गया है?
कि हर पार्टनरशिप की किस तरह की अग्रीमेंट फॉर्म की जानी चाहिए। ओरल एग्रीमेंट यानी कि मुंह जबानी, रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिटर्न पूरा हो, ओरल और रिटर्न कोई भी चल सकता है, डी नन ऑफ द अबव, भाई डी को हटाओ, नन ऑफ द अबव नहीं होता है, ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट या कोई भी। हमने ये भी सुना था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट एडवाइजेबल है, यानी कि ओरल एग्रीमेंट भी चलते होंगे। रिटर्न एग्रीमेंट तो हमेशा बेस्ट होता है जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का होता है। तो कहीं ना कहीं आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इसी तरह से लॉजिकली आपको हर क्वेश्चन को फेस करना है। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको उसकी नॉलेज इतनी नहीं है, तो भी आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बहुत बखूबी। बस आपके लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कहाँ हमें समझ दिखानी है, कहाँ हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। ठीक है, तो अब क्या हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं? यस, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज where there is no partnership where there is no partnership agreement exists between partners, what will be the profit sharing ratio between the partners? अब पार्टनर्स ने कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं बनाया, तो उनका बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? बहुत इजी है। अग्रीमेंट नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं? इक्वल, ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ही अच्छे हैं। इट विल डिपेंड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब मान लीजिए एक पार्टनरशिप है, ए और बी ने मिलके लगाए हैं 10 लाख रुपए बिजनेस को शुरू करने के लिए, जिसमें से ए का शेयर है 7 लाख एंड बी का शेयर है 3 लाख। तो अब हो सकता है कि इनका रेशियो भी यही हो, 7:3। लेकिन अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, इन दोनों में कोई म्यूचुअल बातचीत नहीं हुई है, तो यही माना जाएगा कि प्रॉफिट तो दोनों में इक्वली बटेगा, भले ही आपने कैपिटल कितना भी लगाया हो। इसीलिए तो एडवाइस किया जाता है कि आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाएं, या फिर भाई अगर तुम पैसे लगा रहे हो तो आपस में बात तो करो कि प्रॉफिट का क्या शेयर होगा। अदरवाइज बहुत दंगे हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन डैश। अब लिक्विडिटी रेशियो जब मैं कहती हूँ तो आपके दिमाग में कौन सा रेशियो आता है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब आपके लिक्विडिटी रेशियोज है, राइट? तो अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए, याद कर लीजिए कि करंट रेशियो किस फॉर्म में आपको मिलता था। करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। आप उसे कैसे प्रेजेंट करते थे? इस फॉर्म में, राइट? इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? प्योर रेशियो फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, रेट या टाइम फॉर्म, या नन ऑफ द अबव? इट इज प्योर रेशियो फॉर्म, क्योंकि ये इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज आर प्रेजेंटेड इन प्योर रेशियो फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रह गए हैं, बिल्कुल आराम से हम कर लेंगे। एनी एक्सेस इन द कैश बैलेंस मस्ट बी क्रेडिटेड टू डैश ऑन द सेम डे इटसेल्फ। एक्सेस इन कैश बैलेंस यानी कि आपके पास कैश बैलेंस जो है वो एक्सेस हो रहा है, तो आप उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? एंड ऑफ डे में कहाँ दिखेगा वो आपका बैलेंस जो एक्सेस है? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, क्यों क्रेडिटर्स पे क्यों डालेंगे? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, या एनी वन ऑफ द अबव? अब यहाँ पर भी एनी वन ऑफ द अबव तो बहुत वेग हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट्स में क्या कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं है, आप किसी भी अकाउंट में तो नहीं क्रेडिट कर सकते हैं। सो दिस विल नॉट हैपन। क्रेडिटर, डेटर या सस्पेंस बताइए। राइट, सस्पेंस अकाउंट। देखिए, जब जब किसी केस में हमें कोई भी डाउट होता है कि कहाँ इस एंट्री को पोस्ट किया जाए, तो हम फिलहाल के लिए उसे हमेशा सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, और फिर जब हम सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करते हैं तब हर चीज की क्लैरिटी के साथ पुष्टि की जाती है और वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप उस एक्सेस कैश बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये पढ़िए, दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट used to hold unidentified balances or discrepancies until their nature can be determined and the correct accounting entries can be made. जब तक आपको करेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं समझ आ रही है तब तक के लिए आप उसे इस सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। Crediting the excess to the suspense account acknowledges the difference
without immediately assigning it to a specific income or liability account. यानी कि इस वजह से होगा क्या, जैसे ही आपने सस्पेंस अकाउंट में उसे डाला, वो डिफरेंस को एक्नॉलेज भी कर देगा, कहीं ना कहीं आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी और आपको तुरंत के तुरंत उसका करेक्ट इफेक्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव अ बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज, उसकी पकड़ बहुत तगड़ी होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट की। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा। क्रेडिट साइड यानी कि आपकी कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट। देखिए, जो आपका रूल था ना नॉमिनल अकाउंट्स वाला, वो बोलता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी एंट्री के मामले में आप क्रेडिट करते हैं इनकम या गेन को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये पूछ रहा है बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, यानी कि जब लेजर में बैलेंसिंग की बारी आ रही है, तो कौन से अकाउंट्स होंगे जिनका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा। क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का बैलेंस कम है, यानी कि अब आपका जो बैलेंस कैरी डाउन होगा, इसे कहा जाएगा क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि जब आप अगला लेजर बनाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तब इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखेगा, इधर, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन का ये मतलब था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव अ बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। किनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आने वाला है, यानी कि कौन सा लाइबिलिटीज का नेचर है जो यहाँ आपको दिखेगा। पहला ऑप्शन बोलता है कैरियज आउटवर्ड्स, दूसरा बोलता है मोटर व्हीकल्स अकाउंट, तीसरा बोलता है रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट, चौथा बोलता है कैरियज इनवर्ड्स अकाउंट। अब इसमें से एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ऑप्शन बी, मोटर व्हीकल्स आर योर असेट्स, उनका किसी भी हालात में क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, कैरियज आउटवर्ड्स, यानी कि कोई भी, चाहे सेल ट्रांजैक्शन हो चाहे परचेज ट्रांजैक्शन हो, आपने सिर्फ एक व्हीकल को पैसे दिए कि वो आपकी फैक्ट्री के बाहर इस गुड्स को पहुंचा दे, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंस हो चुका है। कैरियज आउटवर्ड्स एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो ये भी नहीं होगा। रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि कभी वो आपके पास आया होगा, कभी आपने उसे परचेज किया होगा, आज आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं। जब आपने परचेज की थी तो आपने डेबिट किया होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कैश या सप्लायर अकाउंट कैश या सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो क्या आपको पता चल चुका है कि इसमें से किसका बैलेंस क्रेडिट होने वाला है। ऑप्शन सी का। फोर्थ ऑप्शन है कैरियज इनवर्ड्स अकाउंट, यानी कि कोई भी माल आप फैक्ट्री में ला रहे हैं, उसका आपको एक्सपेंस जो देना पड़ रहा है वो, तो ये भी एक्सपेंस हुआ, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, कहीं ना कहीं वो आपको सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन। एम आई राइट? तो प्लीज स्टार मार्क द सेम। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। A change in credit policy has caused an increase in sales, an increase in discount taken, a reduction of the investment in accounts receivable, and a reduction in the number of doubtful accounts. एक ऐसी क्रेडिट पॉलिसी में आपने चेंज किया जिससे ये सारे एक्शंस हुए। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी नो दैट अब वो चेंज क्या होगा, पढ़िए इन ऑप्शंस को और बताइए। Net profit has increased, yeah, average collection period has decreased, yeah, gross profit has declined, yeah, the size of the discount offered has decreased. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, इनफैक्ट आज के लेक्चर में ही किया है। तो नाउ आई वुड एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि उस क्रेडिट पॉलिसी का क्या चेंज होगा। बताइए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास हैं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड देन हम आज का सेशन रैप कर सकते हैं। लेट मी नो कौन सा क्रेडिट पॉलिसी होगा जिससे कि आपके सेल्स बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बढ़ जाने से,
नेट प्रॉफिट बढ़ने से सेल्स बढ़ते हैं या सेल्स बढ़ने से नेट प्रॉफिट बढ़ता है? तो प्लीज ऑप्शन ए तो रूल आउट हो गया। ऑप्शन बी बोलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज डिक्रीज, यानी कि आपको क्रेडिट सेल्स के पैसे जल्दी जल्दी आने लगे हैं। तो ऑप्शन जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी में चेंजेस आए पूरा उसको पढ़ते हैं वापस, क्या क्या चेंजेस आए हमारे पास। सेल्स बढ़ी थी, डिस्काउंट टेकन बढ़ा था, रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल्स। इससे पता चल रहा है कि मुझे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आपके अकाउंट रिसीवर्स का बैलेंस कम रहने लगा है, यानी कि अब आपके जो डेटर्स का बैलेंस है वो कम रहने लगा है, क्योंकि डेटर्स आपको फटाफट फटाफट पैसे देने लगे हैं। और ऑप्शन बी भी वही बोल रहा है, द एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज डिक्रीज। आपका जो नंबर ऑफ सेल्स डेज होते थे आउटस्टैंडिंग वो अब कम हो रहे हैं, यानी कि आपके डेटर्स आपको फटाफट पैसे दे रहे हैं। एंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स, और आपके बैड डेट्स के चांसेस भी कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब डेटर्स फटाफट पैसे दे रहे हैं। ऑप्शन सी है ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्लाइन। ग्रॉस प्रॉफिट अगर कम होगा तो ये सब क्यों होगा? तो वो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सेज द साइज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड हैज डिक्रीज। आपने डिस्काउंट देना कम कर दिया है, वो भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल। Calci is in your hands. If gross profit on sale is 20% and cost of goods sold is 2500, what will be the amount of sale? इस तरह का क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में ही किया था कि कैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ कॉस्ट दिया है और आपको अमाउंट फाइंड करना है। और मैंने आपको वो जादुई की भी बताई थी जो आपकी कैलकुलेटर पर मौजूद है। रीजन बीइंग आज दोबारा हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि इन केस कल आपसे मिस हो गया हो या आपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो, नहीं अटेंड किया हो, तो ये क्वेश्चन इतना बेसिक है कि ये आपको फ्री के मार्क्स देके जा रहे हैं। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बस वो जादुई की आपको याद रहे। आपके कैलकुलेटर्स पर लेफ्ट साइड में जो चार बटन्स हैं उनमें से जो सेकेंड बटन है विच इज योर MU वाला बटन, ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंटेज बताया गया है और आपको सेल्स फाइंड करने को कहा है। अब अगर नॉर्मल केस होता 100 रुपए की आइटम पे 10% प्रॉफिट लगा के आपको सेल करना है, तो आपने लगाया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी कि आपने सेल किया होगा 110। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स लगाना है, कॉस्ट है आपकी 100 रुपए और आपको 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स लगाना है, तो इंटू 10% प्रॉफिट ऑफ सेल्स कितना होगा फिर आपका सेल्स प्राइस? तो प्लीज 100 ऑन योर कैलकुलेटर, MU 10%, वो हो जाएगा 111.11, यानी इसका जो 10% होगा ये आपका प्रॉफिट एलिमेंट होना चाहिए और आप इस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स पर 20%, आपको दी गई है कॉस्ट 2500, तो अब मुझे बताइए सेल्स अमाउंट क्या होगा? 2500 पे ये प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ना है, तो 2500 MU 20%, आपने उसे सेल किया है 3125 में। यही आपका आंसर। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। लिटरली 10 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में अगर ये एग्जामिनेशन में आ गया तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। बहुत प्रैक्टिकली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब कहीं आपने अगर 2500 प्लस 20% कर दिया और 3000 आपने आंसर ले आए और एग्जामिनर ने बहुत शातिर खेला होगा, किसी एक ऑप्शन को 3000 रखा होगा, तो वहां आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है, साफ मेंशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Find the compound interest on rupees 1000 at the rate of 20% per annum for 18 months when interest is compounded half yearly. एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर फॉर्मूलाज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं और आपके पास टाइम की कमी भी होगी। तो यहाँ पर हम स्मार्ट प्ले करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? 20% पर एनम। पर एनम का इंटरेस्ट है 20%, लेकिन आपकी कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? हर 6 महीने में। तो आपको पर एनम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर एनम अगर 20% है तो 6 महीने का कितना हो गया? यहाँ तक समझ आया? फॉर 18 मंथ्स, अब आपको 18 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है, तो आप अपनी स्केल को कैसे डिवाइड करेंगे? आज की रेट है, पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 6 मंथ्स पे, दूसरा इंटरेस्ट कब मिलेगा? 12 मंथ्स पे, और तीसरा कब मिलेगा? 18 मंथ्स पे।
कंपाउंडिंग हो रही है हर 6 महीनों पे। तो यहाँ पर आपने शुरुआत की 1000 से। तो किस पीरियड का कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको? 10%। कीजिए 1000 प्लस 10% वंस प्लस 10% ट्वाइस, जिससे कि आप पहुंच जाएंगे 12th मंथ तक, और प्लस 10% थ्राइस, जिससे आप पहुंच जाएंगे 18th मंथ पे। तो आपको सिर्फ 1000 में 10% प्लस 10% प्लस 10% करना है, और आपका वो 1000 रुपये कितने बन जाएंगे? 1331। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? उसमें से आपको माइनस कर देना है 1000, द प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 331। एज सिंपल एज दैट। वही अगर आप अब फॉर्मूलाज के चक्कर में पड़ जाते तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही जजमेंट आपको एग्जामिनेशन डे पर करना है कि कहाँ मुझे फॉर्मूलाज का सहारा लेना है और कहाँ मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, सो प्ले स्मार्ट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त आपके प्रिंसिपल्स आपके होने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको करेक्ट ऑप्शन ही पिक करना है। ठीक है, और इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स का ये हो चुका है। आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस 40 मिनट्स में आपको अच्छे खासे इंसाइट्स मिल गए होंगे, कैसे हमें क्वेश्चंस को फेस करना है। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने देखे, कुछ ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस देखे थे। थियोरेटिकल क्वेश्चन का भी रीज़न आपको बता चुकी हूँ कि एग्जामिनेशन में थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे जो आपको डाउट में डाल सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आप थियोरी क्वेश्चंस को पढ़िए। अभी भी जब रिवीजन कर रहे हैं तो थ्योरी क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप रिटेन कर पाएंगे और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। किसी भी डाउट पर आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे ज़रूरी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। यूट्यूब पर भी मिलते रहेंगे, टेलीग्राम पर भी मिलते रहेंगे। बस इन चैनल्स को फॉलो कर लीजिए और इस तरह से वीडियोस को देखते रहिए। अब एग्जामिनेशंस को ज़्यादा टाइम नहीं है और हमारा टारगेट भी ज़्यादा दूर नहीं है। 75 प्लस का जो हमने एम किया था, हम बिल्कुल उसे मैच करेंगे, बिल्कुल उसे एज कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप विश यू अ वेरी 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 गुड लक। प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, स्टडी वेल, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से रेस्ट कीजिए, और बिल्कुल मोटिवेशन में, बिल्कुल हिम्मत में अपने एग्जामिनेशन को फेस कीजिए। सो गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी ए नेहा बंसल साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे, स्टडी वेल।